बंगाल में राजनीतिक हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। एक के बाद एक बंगाल में कई राजनीतिक दलों की सरकार बनी और गई। बंगाल में चुनाव अगर शांति से हो जाएं तो वो चुनाव ही क्या, अब बंगाल में फिर एक बार चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। बंग की जंग की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस बार देश की सत्ता में विराजमान बीजेपी ने बंगाल में बड़ा दांव खेला है। ममता के खिलाफ माहौल को गरमाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा बंगाल की रणभूमि में ममता की सत्ता को ललकार रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह और जेपी नड्डा से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, स्मृति ईरानी और शिव प्रकाश जैसे बड़े चेहरों ने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ममता वर्सेस मोदी हो चुकी है बंगाल की लड़ाई। बीजेपी जानती है कि बंग की जंग में ममता के किले को ढहाना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश में कोई कसर न रहे इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट डू यू नो। पूर्वी हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच बसे पश्चिम बंगाल में खूबसूरत घाटियों से लेकर चाय के बागानों की ताजगी है। धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर जितना ये राज्य समृद्ध है, उतना ही राजनीतिक तौर पर ये राज्य जागरूक। लेकिन इन खूबसूरती को समेटे बंगाल इतना बवाली क्यों है, इतना आक्रामक क्यों है यहाँ का वोटर? इन्हीं सवालों को हम आज तलाशेंगे। लेकिन इस तलाश में हम बंगाल के सियासी इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे, तब आपको ये बात साफ हो पाएगी कि आखिर क्यों बंगाल हिंसा की लपटों में जलता आ रहा है। तकरीबन 115 साल पहले साल 1905 में ब्रितानी वायसरॉय लॉर्ड कर्जन के बंगाल के विभाजन के विरोध में बंगाल जल उठा। कमोवेश यही वो दौर था, यहाँ से कहा जा सकता है कि बंगाल राजनीतिक हिंसा का गवाह बना। उसके बाद से आज़ादी मिलने तक तो बंगाल में हिंसक घटनाओं का सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। आज़ादी के बाद 1960 के दशक में नक्सली आंदोलन ने बंगाल में राजनीति की दशा और दशा दोनों ही बदल दी। बंगाल की धरती यूं समझिए खून से लाल सी होने लगी। आजादी के बाद लगभग 2 दशक तक राज्य में कांग्रेस का शासन रहा, मगर 60 से 70 के दशक में इस सूबे में वामपंथ का प्रभाव बढ़ने लगा। उस दौर में यहाँ गुस्साए वामपंथियों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। बंगाल का दार्जिलिंग जिला और इस जिले का नक्सलवाड़ी गांव 1967 में सुर्खियों में आ गया। यहाँ आदिवासी किसानों ने कम्युनिस्टों की अगुवाई में हथियार उठाए और फिर अगले कई सालों तक बंगाल के गांव से लेकर कोलकाता तक में नक्सलियों का आतंक चलता रहा। साल 1971 में कांग्रेस की सरकार बनी और सिद्धार्थ शंकर रॉय बंगाल के मुख्यमंत्री बने। यहाँ से बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का जो दौर शुरू हुआ, उसने हिंसा के हर मापदंड को पीछे छोड़ दिया। कहा जाता है कि 1971 से 77 के बीच कांग्रेस ने विपक्षी दलों की आवाज दबाने के लिए हिंसा को अपना हथियार बनाया और यही हिंसा कांग्रेस के लिए नासूर बन गई। साल 1977 में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस की हिंसा वाली सोच का असर इन चुनावों में जबरदस्त तरीके से देखने को मिला और यहीं से बंगाल में कांग्रेस के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। लोगों ने हिंसा की सोच वाली कांग्रेस को उखाड़ फेंका। जहां इस कांग्रेस को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, वहीं वाम मोर्चे को इस चुनाव में भारी जीत हासिल हुई। जिस सोच के लिए लोगों ने इतना बड़ा बदलाव किया, उस बदलाव का लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 1977 में भारी बहुमत से सत्ता में आने के बाद वामपंथियों ने भी हिंसा को अपना हथियार बनाया। सियासी वर्चस्व कायम रखने के लिए वामपंथियों ने हत्या और हिंसा को संगठित तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोगों ने जिस वजह से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया, वही रास्ता वामपंथियों ने अपनाया। 1960 से 70 के बीच शुरू हुई नक्सली हिंसा धीरे धीरे राजनीतिक हिंसा में बदल गई। एक सरकारी आंकड़े की माने तो इन दशकों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में करीब 30,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। खैर, इसके बाद साल 1977 से 2011 तक वाम मोर्चे ने 34 साल तक बंगाल पर एक छत्र राज किया। इस बीच बंगाल की सियासी फिजा हिंसा और हिंसक घटनाओं से सनी रही। चाहे बात हो 1979 में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों पर अत्याचार की, या फिर साल 1982 में 17 लोगों को जिंदा जलाने की,
राज्य की इन तमाम हिंसक घटनाओं के पीछे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली माकपाइयों का ही नाम आता रहा। साल 2007 से 2011 तक सियासी हिंसा और हत्याओं में बंगाल पूरे देश में नंबर 1 पर था। साल 2006-07 में नंदीग्राम में 14 और सिंगूर में कई हत्याएं हुई, लेकिन अब वक्त आ गया था जब लोग सियासी नफे नुकसान के लिए खून खराबे की इन वारदातों से मुक्ति चाहते थे। यानी एक बार फिर बंगाल आने वाले वक्त में बदलाव देखने के लिए बेताब हो रहा था। वामपंथी शासन से त्रस्त बंगाल अब अपने 34 साल पुराने इतिहास को दोहराना चाहता था। जिस वजह से बंगाल में कांग्रेस की सरकार गई, वही वजह वाम मोर्चे के लिए काल बन गई और यहीं से शुरुआत हुई तृणमूल के सत्ता के शिखर पर पहुंचने की। साल 2011 में बंगाल में एंट्री हुई ममता सरकार की। बदला नहीं बदलाव चाहिए के नारे के साथ ममता बनर्जी साल 2011 में सत्ता में आई। लोगों को लगा कि अब बंगाल में शांति आएगी। उम्मीद जगी कि अब सरकार बदलने के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीति हिंसा खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। वाम शासनकाल में हिंसा के जरिए चुनाव जिताने वाले तृणमूल में शामिल हो गए और हिंसक सियासत का दौर जारी रहा। पंचायत चुनाव हो या विधानसभा लोकसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल में हिंसा कम हुई ही नहीं। अब तो बिना किसी चुनाव के भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या और उन पर हमला आम बात हो गई है। डू यू नो के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहानी अभी बहुत बाकी है। बंगाल में ममता बनर्जी कैसे लोगों के दिलों में राज करने लगी, कैसे वो एक हर किसी की दीदी बनी और कैसे दीदी के वर्चस्व को चुनौती मिली, ये तमाम बातें हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।